हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पूरा अच्छी तरीके से कवर करा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी बजट को बनाता है या किस तरीके से इनकम को जनरेट किया जाता है टैक्स के थ्रू फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से भारत सरकार खर्च करती है अपने पैसों को। सेम उसी तरीके से आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि डेफिसिट क्या होता है, घाटा भारत सरकार को कब होता है या फिर फायदा कब होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, अनबैलेंस बजट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा पार्ट थर्ड है, क्या गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे तरीके से कवर कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से भारत सरकार का इनकम कहाँ से जनरेट होता है, और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जाना था कहाँ भारत सरकार और किस तरीके से भारत सरकार खर्च करती है। तो अब जान लेते हैं कि भाई अब क्या हो गया, क्या होता है। कोई इंसान मान लो कि अगर कुछ खर्च करता है, बजट बनाता है, तो बजट बनाने के बाद कुछ पैसा वो अर्न करता है कि नहीं, कुछ वो खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में कभी कभी इंसान क्या होता है कि कर्ज में डूब जाता है, या फिर कोई इंसान बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को लेकर चलता है। तो हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि भारत सरकार किस तरीके से अपनी बजट को बैलेंस रखती है, बैलेंस या फिर डेफिसिट मतलब घाटा कब होता है, और किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है एक बजटरी टर्म्स एंड कंडीशन में। ठीक है, तो हम लोगों का ये पार्ट थर्ड है, आप लोगों को पता ही है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फटाफट जान ले लेते हैं, फटाफट, है कि नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, फटाफट जान लेते हैं। तो इस वाले टॉपिक में या इस वाली वीडियो में हम लोग बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इन चार कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके मीनिंग्स को समझेंगे, उनके टाइप्स को, क्या कौन कौन से कितने कितने टाइप्स के होते हैं, और उनकी मेजरमेंट को, कि आखिरकार जो भारत सरकार है वो रेवेन्यू डेफिसिट को किस तरीके से मेजर करती है या फिर फिजिकल डेफिसिट को किस तरीके से मेजर करती है। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बैलेंस कब होता है बजट और अनबैलेंस का कब होता है बजट। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरे बजट वाले इस पार्ट थर्ड में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ बजट पढ़ेंगे कि कितने तरीके के टाइप्स ऑफ बजट होते हैं या कितने किस तरीके से लेके चला जाता है। तो पहला क्या, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। देखो तीन तरीके के जनरली क्या होते हैं बजट पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप लोगों को एज इन द सेंस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप लोग सही तरीके से एनालाइज कर पाएँ और अपने व्यूज़ दे पाएँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेकर चलो और बहुत मजा आएगा पढ़ने के बाद। ठीक है, तो बैलेंस बजट क्या होता है। बैलेंस बजट में जब बजट रिसीट, हम लोगों ने पढ़ा था ना, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर, मतलब भारत सरकार का इनकम, जितना भी इनकम हो रहा है अगर वो खर्चे के बराबर है, खर्चे के बराबर है। ठीक है, इसको आप लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि आपके पिताजी का जो भी इनकम होगा, मान लो 50,000 रुपया। ठीक है, तो अगर 50,000 रुपया इनकम है और 50,000 रुपया ही खर्च हो रहा है, तब क्या है कि वो आपका क्या है कि बैलेंस्ड बजट है। सेम उसी तरीके से भारत सरकार भी, अगर उसका बजट का रिसीट जितना रखा गया और खर्चा जितना भारत सरकार बता रही है वो दोनों सेम है, तो वो क्या हो गया, बैलेंस बजट। डेफिसिट बजट कब होता है, जब खर्चा ज़्यादा हो जाता है। क्या, जब ग्रेटर हो जाता है खर्चा, बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। मान लो कि 50,000 रुपये आप क्या कर रहे हो, कमा रहे हो, उसमें से आप 70,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो, मतलब कि आपका एक्सपेंडिचर साइड बड़ा है ना। अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड बड़ा है, तब आप क्या हो कि आप घाटे में हो। तो सेम उसी तरीके से भारत सरकार भी अपने सरप्लस बजट, उसके बाद सरप्लस बजट कब होता है, जब आपका इनकम ज़्यादा हो गया, मतलब इन द सेंस कि आप कमा तो 50,000 रुपये रहे हैं लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हैं, मान लो 40,000 कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब कि आप 10,000 रुपये फायदे में हो, मतलब सरप्लस में आपको 10,000 रुपये एज इन द सेंस ऑफ सेविंग हो गया। तो वो हमारा क्या हो गया, सरप्लस बजट। आई होप सो यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं व्हाट इज बजट डेफिसिट। आखिर बजट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, भाई डेफिसिट होता है, लेकिन आखिरकार हम लोगों ने बैलेंस बजट देखा, लेकिन डेफिसिट का मतलब क्या होता है। बजट डेफिसिट ऑल्सो कॉल्ड
गवर्नमेंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट को गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोला जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। refers to a situation when the budget expenditure of the government is greater than the budget receipt। बस इसी चीज को क्या किया गया, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया गया है। क्लियर कि जब बजट रिसीट जो होता है, या बोला जब बजट एक्सपेंडिचर जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, बजट रिसीट से। तो ये आप लोग पढ़ लेना और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है भाई, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों को पता होगा पिछले 2 वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार देख सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा पार्ट 1 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी सीबीएसई क्लास 12, ठीक है। और टोटल रिसीट, अगर एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर कैसे निकाले, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम उसी से माइनस कर देंगे अगर टोटल रिसीट से रेवेन्यू और साथ ही साथ कैपिटल रिसीट, तो हमारा क्या निकल जाएगा, बजट का डेफिसिट निकल जाएगा। आई होप सो ये बात क्लियर होगा। बजट डेफिसिट को बीडी से डिनोट करते हैं, रेवेन्यू रिसीट को या बजट एक्सपेंडिचर को हम लोग बीई से, और बजट रिसीट को बीआर से। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ कि किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं बजट को, ठीक है। With the reference of the budget of the government, there are 3 important types of budget deficit। कितने टाइप के डेफिसिट होते हैं, 3 तरीके के, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। पहले जान लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये नाम रटा होना चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू से रिलेटेड है ना, कि रेवेन्यू रिसीट होता था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम उसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है, रेवेन्यू में घाटा कब होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट जब माइनस होता है, मतलब जब रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर से माइनस होता है रेवेन्यू रिसीट, तो हमारा क्या निकल जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट है भारत सरकार का, तो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकता है, बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, आरबीआई एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर सकता है ताकि रेवेन्यू डेफिसिट को कम किया जा सके। डिसइन्वेस्टमेंट बाय द वे ऑफ सेलिंग ओनरशिप और शेयर्स ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस। मान लो कि भारत सरकार की गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के कुछ पार्ट को, मान लो भारत सरकार के पास 70% कंपनी का हिस्सेदारी है, तो अगर वो 10% या 20% बेच भी देगा, तो वो बेचने के बाद क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है भारत सरकार के पास, मतलब एक रेवेन्यू, एक इनकम जनरेट होगा, और वो डेफिसिट को कम कर सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट को। क्लियर। कट इन द एक्सपेंडिचर, या तो सीधी सी बात है आप खर्चा को कम कर दीजिए, और क्या सबसे जरूरी बात, सब्सिडी। क्योंकि देखो सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी एक ऐसा खर्चा होता है कि आप या कोई भी सरकार क्या करती है, लोगों को लुभाने के लिए सब्सिडी देती है। क्यों, क्योंकि उन लोगों को क्या, आप लोगों को बोलो ना भाई कि आप कमाओ, उन लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाओ, उन लोगों को जॉब प्रोवाइड कराओ, आप उन्हें सब्सिडी देके घर पे बैठा रहे हो अपने वोट बैंक के लिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसे अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कोई भी सरकार मैनेज कर सकती है। अब हम लोग सेकंड पर चलते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिस्कल डेफिसिट बहुत आता है, इसलिए आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लेना, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीप्ट। सेम उसी तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर जब माइनस करेंगे टोटल रिसीट के थ्रू एंड अदर देन द बोरोइंग, कि बोरोइंग को हटाकर, यही पूछ लिया जाएगा फिस्कल डेफिसिट में क्या काउंट नहीं होता है, अदर देन बोरोइंग, जो बोरो किया जा रहा है, जो भारत सरकार के द्वारा लोन वगैरह लिया जा रहा है, वो सारा पैसा जो होता है वो फिस्कल डेफिसिट में नहीं आता। क्लियर। तो फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट। क्लियर। इट हैज फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, अगर फिस्कल डेफिसिट सरकार का बढ़ जाता है, तो उससे क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, या गवर्नमेंट किस तरीके से, या क्या क्या हमारे देश में सिचुएशन झेलना पड़ता है। तो पहला इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, मतलब क्या, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ जाती है, मतलब इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ जाता है, ठीक है। बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई, इंक्रीज द मनी सप्लाई, इंक्रीज इन द प्राइस, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। स्पाइरल मतलब वो एक गोल चक्र बनता चला जाता है, जिसके थ्रू, क्योंकि
बोरिंग, या तो वो बोरो किससे कर रहा है, आरबीआई के थ्रू। इंक्रीज मनी सप्लाई, अगर बोरो कर रहा है भारत सरकार तो वो पैसा कहाँ डालेगा, लोगों के पास जाएगा, और लोगों के पास जाएगा तो इंक्रीज मनी सप्लाई होगा, उससे क्या होगा, इंक्रीज इन द प्राइस, और उससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्लियर, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेशनल डेट क्या हो सकता है कि पूरे देश में कर्जा आ सकता है और कर्जे में डूब सकता है भारत या कोई भी देश। विशियस साइकिल ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट एंड अ लो जीडीपी ग्रोथ, अगर हाई फिजिकल डेफिसिट होगा तो साथ ही साथ लो जीडीपी ग्रोथ भी होगा। हाई फिजिकल डेफिसिट अगर होता है तो लो जीडीपी ग्रोथ होगा और उससे हाई फिजिकल डेफिसिट, इसी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, हाई लो हाई लो। इरोजन ऑफ क्राउडिंग आउट, मतलब क्या, जो जनता रहेगा वो बाहर आ जाएगा, इन द सेंस क्या कि वो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह आ जाता है अगर आप कोई भी डेफिसिट, और खास करके जो फिजिकल डेफिसिट अगर किसी देश में हो जाता है तो। पांचवा क्या, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, और उससे क्या होता है, सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल आ जाता है कि किस तरीके से वो काम कर रही है या किस तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये चीज़, इसीलिए कोई भी सरकार क्या चाहती है कि फिजिकल डेफिसिट ना हो और अच्छे तरीके से वो अपने गवर्नमेंट को लेकर चले। तो आई होप सो फिजिकल डेफिसिट क्लियर होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और दोबारा इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से नहीं आया होगा। थर्ड और फॉरमोस्ट क्या है कि प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब अगर फिजिकल डेफिसिट जितना भी है अगर उसमें माइनस कर देंगे हम क्या, इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। अब कुछ पैसा भारत सरकार लिया भी होगा तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट करता है। ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट करता है। मान लो कि अमेरिका से अगर अमेरिका से कुछ पैसा लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, अगर उसका फिजिकल डेफिसिट कुछ भी है, अगर फिजिकल डेफिसिट कुछ भी है और जितना इंटरेस्ट पेमेंट वो दे रहा है दूसरे देशों को या जहां से भी वो पैसा लिया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। आई होप सो क्लियर होगा। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट द गवर्नमेंट बोरिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड द करंट ईयर रिसीट, और खास करके ये बताता है कि कितना भारत सरकार की बोरोइंग है करंट ईयर के रेस्पेक्ट में और अदर देन द रिसीट। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है अगर उसको इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे फिजिकल डेफिसिट में। तो अब क्या है, लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं क्या, बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट कब होता है, जब गवर्नमेंट का रिसीट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बराबर हो जाता है तो वो बैलेंस बजट कहलाता है। और उसके बाद एक अनबैलेंस बजट है। अनबैलेंस कब होगा, जब दिक्कत होगा। अब दिक्कत कैसे होगा भाई, जब मान लो कि खर्चा ज्यादा हो गया, किससे, रिसीट से, है कि नहीं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया गवर्नमेंट के रिसीट से, तो अनबैलेंस हो गया। तो दो तरीके से आता है, या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट बजट होगा। अनबैलेंस बजट यही होता है कि जब या तो रिसीट ज़्यादा हो गया है, रिसीट इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर, या फिर तो जब रिसीट इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर होगा तो सरप्लस होगा क्योंकि आपका पैसा जब बचने लगा है, और डेफिसिट जब घाटा हो रहा है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में, या बोला जाए पिछले वाले स्लाइड में हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा था। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में और पढ़ेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो एक न्यूमेरिकल में मैंने रेवेन्यू डेफिसिट को निकालने का कॉन्सेप्ट बताया है, प्राइमरी डेफिसिट का और फिजिकल डेफिसिट का। ये इतना न्यूमेरिकल कर लेना, इसी से या बोला जाए कि इसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान देके चलो। इसमें क्या दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजटरी स्टेटस है इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद 2018 और 19, मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कभी भी इकोनॉमिक सर्वे वर्ड आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे, और दो वर्ड आप लोग याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। बजट क्या होता है, जो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि आने वाले साल के लिए जो भी भारत सरकार प्लान तैयार करती है उसे बजट बोलते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, अब पिछले साल जो सरकार ने क्या क्या किस तरीके से खर्चा करा उसको एनालाइज करते हैं, उसको इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। ठीक है, ताकि इकोनॉमी का सर्वे हो सके और उसी के हिसाब से बजट बनाया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन, क्या रेवेन्यू रिसीट इतना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, कैपिटल रिसीट इतना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसीट दिया हुआ 1+3। 1+3 का मतलब क्या, 1+3 तो मतलब रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को अगर मिला देंगे तो टोटल रिसीट आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर 2 और 4 को मिला दें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, और साथ साथ रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसीट और बोरिंग कितना की, अदर लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है।
तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट निकालना होगा, रेवेन्यू में डेफिसिट, तो बोले थे रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर को माइनस करना रेवेन्यू के रिसीट से, है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिया गया कितना, रेवेन्यू के रिसीट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट 21 करोड़ 40,000, है कि नहीं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 21,40,612 करोड़, है कि नहीं। मैंने शुरुआत में गलत बोल दिया था, तो 21,40,612 करोड़ इतना दिया हुआ है। फिर 17 के आसपास यहाँ दिया हुआ है, तो ये इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने बताया था यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट इतना दिया गया है, तो आप इससे माइनस कर दोगे किससे, जो भी फिजिकल डेफिसिट आपका है। फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिजिकल डेफिसिट जो टोटल एक्सपेंडिचर और माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट, तो वो सब सारा अगर कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट को अगर बोला जाए बहुत अच्छे तरीके से तो हम लोग यहाँ पर इम्प्लाई करके प्राइमरी डेफिसिट निकाल सकते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से देखना, आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इसी के थ्रू पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है। क्लियर, तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया, बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप सो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों को एक नया एस्पेक्ट बताया होगा कि किस तरीके से भारत सरकार अपनी बजट का इनकम जनरेट कहाँ से करती है या फिर एक्सपेंडिचर कहाँ करती है, और किस तरीके से बैलेंस और अनबैलेंस बजट होता है, और साथ ही साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। क्लियर, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।